तो ऑप्थेल्मिक V5 1 और V2 इसको लिखते हैं, असल में 5 है, V नहीं है, ठीक है, रोमन में 5, और V3 क्या है, मैक्सिलरी है। अब जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है वो अपर आईलिड को और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स वगैरह को वहाँ से सेंसेशन कैरी करता है फोरहेड से। मैक्सिलरी जो होता है वो लोअर आईलिड से अप टू दी अपर लिप और अपर जा तक ये हमारे पास सेंसेशन कैरी करता है। फिर मैक्सिलरी जो है, मैंडिबुलर जो है, ये मैक्सिलरी था, वो मैंडिबुलर है, ठीक है, थर्ड ब्रांच। वो हमारे पास फिर कौन से सेंसेशन लेता है, लोअर जा से, लोअर लिप से, ठीक है, फ्लोर ऑफ द माउथ वगैरह से। अच्छा, अब इसमें से जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है वो पास हो रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से सिर्फ ऑप्थेल्मिक ब्रांच पास नहीं हो रहा, उसके उसके साथ साथ थर्ड जो अक्लोमोटर नर्व है वो पास हो रहा है, ठीक है, V1 मतलब ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, ठीक है, 5 का थर्ड क्रेनियल नर्व है, फोर्थ क्रेनियल नर्व है ट्रोक्लियर जिसको कह रहे हैं, इसके अलावा सिक्स क्रेनियल नर्व है, ठीक है, जिसको हम एब्ड्यूसेंट कहते हैं। ये तीनों किसको इनर्वेट कर रहे थे, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आई को। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आई के लिए जो नर्व्स हैं वो सारे पास हो रहे होते हैं किससे, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, ये तीनों, ठीक है, ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंट। इसके अलावा वहाँ से ऑप्थेल्मिक ब्रांच भी पास हो रहा होता है। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। फोरामिन रोटंडम जो है ये फिर राउंड होता है, इससे फिर देखें मैक्सिलरी नर्व सेकंड जो ब्रांच है फिफ्थ का वो पास होता है। अब फोरामिन ओवेल दोबारा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से क्या है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट जो है, थर्ड डिवीजन जो है मेडुलर नर्व वो पास हो रहा है, साथ में क्या, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद है ये तीनों जो फोरामिन ओवेल रोटेंडम और ये स्पाइनोजम, ये तीनों जो फोरामिना थे ये प्रेजेंट थे एंटीरियर क्रेनियल फोसा। और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर किस में प्रेजेंट है, ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट है। जो ऑर्बिटल कैविटी होता है ना आई बाल के लिए, उसके जो मीडियल साइड पे ये ऑर्बिटल फिशर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद है, अच्छा, ऑप्टिक नर्व भी इसी से पास हो रहा है, सॉरी, ऑप्टिक नर्व तो ऑप्टिक केनाल से पास हो रहा होता है, ठीक है। जगुलर फोरामिन है वो है क्रेनियल, उससे क्या पास हो रहा था, ये जगुलर फोरामिन फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, ठीक है, 3 क्रेनियल फोसा आते ना, एंटीरियर था, फिर मिडल था, फिर पोस्टीरियर था। अब जो ये जगुलर सॉरी, ये जो तीनों थे, फोरामिन ओवेल, स्पाइनोजम और ये जो वो था रोटेंडम, ये तीनों प्रेजेंट थे मिडल क्रेनियल फोसा में, ठीक है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में सिर्फ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होते हैं जिससे हमारे पास हो रहा होता है ओल्फैक्टरी नर्व। उसके बाद है जगुलर फोरामिन क्या है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है, इससे पास होता है 9th क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफरेंजियल है, 10th वेगस है, 11th एक्सेसरी पार्ट है, ठीक है, 11th का जिसको स्पाइनल एक्सेसरी नर्व कह रहे हैं ना, उसका एक्सेसरी पार्ट है, और सिग्माइड साइनस भी इससे पास होता है। फिर हाइपोग्लोसल केनाल ये भी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है, इससे हाइपोग्लोसल नर्व या क्रेनियल नर्व 12 पास होता है। फोरामिन मैग्नम ये भी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है, इससे फिर ब्रेन स्टेम पास हो रहा है। ब्रेन स्टेम मीन्स इससे मेडुला ऑब्लांगेटा और इससे स्पाइनल कार्ड हमारे पास इधर ही पास हो रहा होता है, और स्पाइनल पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व 11 वो भी यहाँ से पास होता है। अब जो एक्सेसरी पार्ट था क्रेनियल नर्व का वो किससे पास हो रहा था, रेगुलर फोरामिन से, और उसका स्पाइनल पार्ट क्या है, फोरामिन मैग्नम से। फिर एंसा सर्वाइकालिस ये क्या है, ये हमारे पास एक समझो क्या है, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना, ये भी एक प्लेक्सिस है समझे। इसमें हमारे पास C1 होता है, ठीक है, सर्वाइकल नर्व 1, सर्वाइकल नर्व 2, सर्वाइकल नर्व 3, इनके जो एंटीरियर रेमाई होते हैं वो हो गए, और साथ में हाइपोग्लोसल नर्व, ये सारे मिल के क्या बनाते हैं, एंसा सर्वाइकलस बनाते हैं, एक प्लेक्सस बनाते हैं। नैरो पॉइंट इन पीडियाट्रिक एयरवे में नैरो पॉइंट कौन सा होता है, क्रिकॉइड। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एनोमली ऑफ हेड एंड नेक क्या है, क्लेफ्ट प्लेट। अब ये क्लेफ्ट प्लेट क्या होता है, इसमें फिर बच्चे को फीडिंग, हेयरिंग और डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस वजह से इसमें इन तीनों को हमने ऑब्जर्व करना है और उनकी ट्रीटमेंट करनी है। डेंटल में क्या, डेंटल कैरीज हो सकते हैं, और उसमें अब देखें फीडिंग ठीक से नहीं होता तो ग्लूकोज वगैरह क्या है वो टीथ के ऊपर एसिड वगैरह एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से फिर डेंटल कैरीज होता है। हेयरिंग प्रॉब्लम इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, क्लेफ्ट प्लेट है ना, तो इस वजह से फिर हेयरिंग प्रॉब्लम भी होते हैं, फीडिंग डिफ़िकल्टी भी होती है। तो इनको फिर हमारे पास शुरू में हम इनको फीडिंग के लिए स्पेशल टाइप के बोटल्स वगैरह देते हैं, और अगर इनमें से कोई इन्फेक्शन हो जाए, हेयरिंग इन्फेक्शन हो जाए, बार बार इनको एयर के इन्फेक्शन होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, और स्पीच थेरापी साथ में करेंगे। इनको हमारे पास स्पीच में भी इशू होता है, हेयरिंग में भी इशू होता है, फिर इनको हमारे पास 8th मंथ्स या 10 मंथ या 12 मंथ के ऊपर इनकी सर्जरी करते हैं, करेक्टिव सर्जरी। की मसल ऑफ नेक स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मोर देन स्क्लेनियस एंटीरियर।
मसल ऑफ नेक डिमार्केशन भी यही है। स्टाइलोहाइड जो मसल है उसको उसकी नर्व सप्लाई कौन करता है? फेशियल नर्व। स्टाइलोहाइड मसल आपको पता है ये एयर के बैग से यहाँ पर होता है। स्टर्नोहाइड एंड स्टर्नोथायराइड। अब देखिए ये नाम से जाहिर है, स्टर्नम से ये मसल निकल रहा है, हाइड बोन के ऊपर जाके एंड हो रहा है, और ये स्टर्नम से जाके थायराइड के ऊपर एंड हो रहा है। इन दोनों मसल की नर्व सप्लाई कौन करता है? अंसा सर्वाइकल C1 से लेकर C3 तक। जीनोहाइड एंड थायरोहाइड, ये जीनो से और हाइड तक है, थायराइड ग्लैंड से हाइड तक है, थायराइड कार्टिलेज से सॉरी। तो ये इनकी नर्व सप्लाई C1 थ्रू हाइपोग्लिसरल। गस्टेटरी स्वेलिंग इज काज बाय, गस्टेटरी स्वेलिंग का मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स की स्वेलिंग, और स्पेशली किसकी? पैरोटिड ग्लैंड की। तो ये किस वजह से होता है? सुपरफिशियल पेरिटोडेक्टमी। तो पैरोटिड की जब हम लोग उसकी सुपीरियर पार्ट को रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होगी ना, इसको गस्टेटरी स्वेलिंग कहते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन इन लोअर टीथ, लोअर टीथ चेन एंड लोअर लिप के अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन अगर होंगे तो कौन सा नर्व इन्वॉल्व है? इन्फीरियर अल्विलर नर्व। अब मैंने बताया था कि लोअर लिप और लोअर जा और फ्लोर ऑफ द माउथ को कौन इनर्वेट कर रहा है? मैंडिबुलर नर्व। तो मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच है इन्फीरियर अल्विलर नर्व, जो कि लोअर चिन और लोअर लिप्स वगैरह को इनर्वेट करता है। लैरिंक्स सेंसेशन अबव द वोकल कॉर्ड इज सप्लाइड बाय, लैरिंक्स की अभी सेंसेशन हम पढ़ते हैं वोकल कॉर्ड से अबव एंड वोकल कॉर्ड से बिलो। अब अबव द वोकल कॉर्ड कौन सा? इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच है ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। तो एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है, या एमसीक्यूज में सिर्फ आया होगा सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ठीक है, तो ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व या उसकी ब्रांच इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच वो सेंसेशन को कैरी करता है अबव द वोकल कॉर्ड फ्रॉम द लैरिंक्स। लैरिंक्स सेंसेशन बिलो वोकल कॉर्ड इज सप्लाइड बाय रिकरेंट लैरिंजियल ब्रांच या रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सुपीरियर थायराइड आर्टरी रिलेटेड टू एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इज रिलेटेड टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, ये रट्टे की चीज़ें, ये आपने रटने हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सुपीरियर थायराइड आर्टरी का ताल्लुक उसके साथ कौन सा नर्व जा रहा होता है? वो है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है। अच्छा, यहाँ पर नीचे है फिर सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर थायराइड आर्टरी है, थायराइड आर्टरी के साथ एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है, और सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी के साथ है इंटरनल लैरिंजियल नर्व। ठीक है, और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी अगर आ जाए उसमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडोक्टमी, थायराइडोक्टमी में जब थायराइड को रिमूव करते हैं उसमें मोस्ट कॉमन नर्व जो इंजर्ड होता है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है। उस मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी, जब ट्रेकिया में हम होल करते हैं, ठीक है, तो उसमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होता है, क्योंकि वहाँ पर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर थायरोग्लोसल सिस्ट इंफ्राहाइड, हाइड से नीचे होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लीड ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी, इन्फीरियर थायराइड वेन भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो जब ट्रेकियोस्टोमी करते हैं तो ये वेन अगर डैमेज होगा तो ब्लीडिंग होगी। लेकिन क्या है मोस्ट कॉमन काज ऑफ हैवी ब्लीड? अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ब्लीड लिखा है तो उसमें इन्फीरियर थायराइड वेन है। अगर हैवी ब्लीड की बात करें ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी तो फिर एंटीरियर जगुलर वेन। अब हैवी क्यों? क्योंकि एंटीरियर जगुलर वेन क्या है? एक बिग वेन है और ये छोटा वेन है। तो सिंपल ब्लीड की बात करें तो इन्फीरियर थायराइड वेन है, अगर हैवी ब्लीड की बात करें तो वो एंटीरियर जगुलर वेन वहाँ पर डैमेज हो रहा होता है। इन चाइल्ड ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी रिस्क ऑफ डैमेज टू, चाइल्ड में ट्रेकियोस्टोमी जब करते हैं तो किस चीज़ के रिस्क का डैमेज होता है? लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन का एंड राइट ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक का। ऑल फेरेंजियल मसल्स सप्लाइड बाय वेगस नर्व एक्सेप्ट, जो फेरेंक्स के मसल्स होते हैं उन तमाम को वेगस नर्व इनर्वेट करता है सिवाय किसके? स्टाइलोफरेंजियस, इसको फिर ग्लोसोफरेंजियल इनर्वेट कर रहा है। ठीक है, स्टाइलोफरेंजियस इज इनर्वेटेड बाय या सप्लाइड बाय ग्लोसोफरेंजियल नर्व। फिर है ऑल प्लेट मसल्स, ये मसल्स हैं, ठीक है, प्लेट जो होता है, ठीक है, हार्ट पैलेट, उसके जो मसल्स होते हैं उनको सप्लाई कर रहा है कौन? वेगस नर्व, सिवाय किसके? टेंसर वेलाई पेलेटिना मसल को, पेलाटिनी मसल को। तो टेंसर वेलाई पेलाटिना मसल को फिर ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करता है। फिर ऑल लैरिंजियल मसल्स आर इनर्वेटेड बाय, अब लैरिंजियल मसल, अब देखें ऊपर हमने किस किस चीज़ के पहले फेरेंक्स के मसल पढ़े, उनको वेगस नर्व इनर्वेट कर रहा था सिवाय स्टाइलोफरेंजियस के, उसको ग्लोसोफरेंजियल। उसके बाद प्लेट के मसल हमने पढ़े, उनको भी वेगस नर्व सप्लाई कर रहा है सिवाय किसके? टेंसर विलाई पेलेटिना मसल के, उसको इनर्वेट कर रहा है ट्राइजेमिनल। अभी लैरिंक्स के मसल की बात कर रहे हैं, उनको इनर्वेट करता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सिवाय एक के, वो कौन सा है? क्रिकोथायराइड है। ठीक है, क्रिकोथायराइड को फिर हमारे पास कोई और नर्व इनर्वेट करता है।
ठीक है, उसका नाम है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो क्रिकोथायरॉइड को एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, इसके अलावा तमाम लैरिंजियल मसल को इंटरनल लैरिंजियल नर्व इनर्वेट करता है। ये आपने याद रखना ये चीज़ें सारी, ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ऑल इंफ्राहायड मसल्स आर इनर्वेटेड बाय इंसा सर्वाइकलिस। अब इंफ्राहायड, हायड से नीचे हायड बोन जो होता है, ठीक है, मैंडिबल के पास, मैंडिबल के नीचे इनर साइड पे, तो वहाँ पर इंसा सर्वाइकलिस उनको मसल्स को इनर्वेट करता है, सिवाय थायरोहायड मसल को। थायरोहायड मसल को फिर C1 थ्रो हाइपोग्लोसल नर्व के जरिए। लोकेशन ऑफ डिसेंट ऑफ सेकंड फेरेंजियल आर्च, सेकंड फेरेंजियल आर्च की जो डिसेंट होती है ड्यू टू आर्च टू एपिकार्डियल रिज इन लोअर नेक, लेटरल इन नेक एंटीरियर टू स्टर्नोमेस्टाइड मसल, ये इसका लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है। नेक के अंदर ये लेटरल होता है, लेटरल इन नेक एंटीरियर टू स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल। नेक में तो लेटरल है लेकिन स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड के मसल के एंटीरियर है, ठीक है। सेकंड फेरेंजियल आर्च की जो लोकेशन होती है जब ये डिसेंट होता है। फोनेशन, फोनेशन मीन्स आवाज़, वॉइस का प्रोड्यूस होना। वो क्यों हो रहा है? वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड्स। ट्यूमर सुप्रेसिंग द एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड काजेज एनगार्जमेंट ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। जो स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल को जो ट्यूमर उसके एंटीरियर सरफेस को इनगार्ज करेगा, ठीक है, डैमेज कर रहा होगा, तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या? एक्सटर्नल जुगुलर वेन, तो उसकी इनगार्जमेंट हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी। पेन बिटवीन आई एंड अपर लिप। अब आई और अपर लिप के दरमियान जो नर्व था मैंने बताया था मैक्सिलरी नर्व है, ठीक है। लोअर, ये लोअर आईलेट की बात कर रहा है या आई की बात कर रहा है, ठीक है, आई और अपर लिप के। फिर लोअर लिप को वगैरह को मैंडिबुलर नर्व था। फिर अपर जो हमारे पास आईलेट था और फोरहेड था उसको ऑप्थेल्मिक नर्व सप्लाई कर रहा था, सेंसेशन को कैरी कर रहा था। इंजरी, अच्छा, नर्व काजिंग लैक्रिमेशन वाइल ईटिंग, वो है फेशियल नर्व। अब ये असल में कैसे होता है? जब बेल्स पार्सी होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास फेशियल पैरालिसिस होती है एक साइड की, तो उसमें जब वो रिकवर होता है, तो मोस्टली जब वो रिकवर होता है तो उसके कुछ ब्रांचेस क्या है, आइज़ की तरफ भी चली जाती हैं, ठीक है। तो जब भी, अब देखें स्लाइवेशन कौन करता है? वो फेशियल नर्व की ब्रांचेज हैं जो कि स्लाइवेशन करवाते हैं। अब जो कार्डा टेम्पनी है वो तो टेस्ट सेंसेशन को कैरी कर रहा है, इसी तरह स्लाइवेशन में भी फेशियल नर्व के ब्रांचेस का रोल है। तो फिर जब हमारे पास फेशियल नर्व डैमेज होता है तो जाहिर सी बात है फिर उसकी स्लाइवेशन वगैरह भी डैमेज होगा, तो उस वक्त हमारे पास आई भी डैमेज होता है, ठीक है, आई भी क्लोज नहीं हो रहा होता उसमें, तो ड्राइनेस ऑफ आई भी हो जाता है। और कुछ ब्रांचेज हमारे पास लैक्रिमेशन भी करवा रहे होते हैं नॉर्मली भी फेशियल नर्व के। लेकिन अब जब फेशियल नर्व डैमेज हुआ है तो उस वक्त फेशियल नर्व जब वापस रिकवर होता है बेल्स पार्सी के बाद, तो उस वक्त रिकवरी के दौरान कुछ ब्रांचेज हमारे पास कनेक्टेड हो जाते हैं, किससे? लैक्रिमल ग्लैंड से। तो फिर जब बंदा स्लाइवेशन करेगा, आप स्लाइवेशन और लैक्रिमेशन वाले फाइबर्स एक साथ वो स्टिमुलेट होते हैं, तो जब भी बंदा ईटिंग करता है तो उसके साथ लैक्रिमेशन भी होता है। इसको क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल टेयर सिंड्रोम भी कहते हैं। इंजरी कुछ लोगों में, सब में नहीं। इंजरी एट फोरामिन ओवेल विल लेड टू लॉस ऑफ सेंसेशन एट लोअर फेस है। फोरामिन ओवेल देखें उससे कौन क्या पास हो रहा था, ये अभी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने ये सारे याद रखने हैं। अब फोरामिन ओवेल से जो चीज़ पास हो रहा है वो अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो फोरामिन ओवेल से पास हो रहा है क्या? मैंडिबुलर नर्व। तो वो मैंडिबुलर नर्व मैंने अभी आपको बताया लोअर लिप, लोअर जा और लोअर फ्लोर ऑफ द माउथ को इनर्वेट कर रहा होता है, ठीक है। तो देखें ये फोरामिन ओवेल अगर इंजर होगा तो उसमें नर्व इंजर होगा, मैंडिबुलर नर्व, उसकी वजह से सेंसेशन लॉस हो जाएंगे लोअर फेस के। लोअर फेस का मतलब वही है लोअर लिप वगैरह और फ्लोर ऑफ द माउथ वगैरह। अब जनरल विजरल इफरेंट सप्लाई स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स। अच्छा, ये सारे क्या है? फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं। जनरल विजरल इफरेंट, इफरेंट का मतलब होता है मोटर फाइबर्स, ठीक है। मोटर का काम क्या होता है? मसल्स की कंट्रैक्शन करना या ग्लैंड से सिक्रेशन खारिज करना, तो इफरेंट। अब जनरल विजरल अफरेंट का मतलब जो जनरल विजराज हैं, जनरल विजराज में जीआईटी आ जाता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक वगैरह आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं। फिर एक होता है स्पेशल विजराज। अब स्पेशल विजराज जो होते हैं वो जैसे फेरेंक्स है। अब स्पेशल विजरा के जो मोटर फाइबर्स हैं उनको कहते हैं स्पेशल विजरल इफरेंट सप्लाई फेरेंक्स। अब सेम इसी तरह स्मूथ मसल और ग्लैंड्स के, ये तो हमारे पास स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है, ये वाला फाइबर, और ग्लैंड से सिक्रेशन। अब इन्हीं ग्लैंड से और स्मूथ मसल से क्या है? सेंसरी फाइबर्स भी जा रहे होंगे। वो सेंसरी फाइबर्स को फिर हम क्या नाम देंगे? जनरल विजरल अफरेंट कहेंगे। और यहाँ फेरेंक्स से जो सेंसरी फाइबर्स जा रहे होंगे उनको हम कहेंगे स्पेशल विजरल अफरेंट। अफरेंट मीन्स सेंसरी, ठीक है, ले जाने वाला ब्रेन की तरफ। फिर इसी तरह स्पेशल विजरल अफरेंट और स्पेशल विजरल इफरेंट वगैरह भी आते हैं, ठीक है, तो वो फिर पढ़ेंगे आगे। पिट्यूटरी ट्यूमर इन्वेट्स फिनाइड बोन।
पिट्यूटरी ट्यूमर क्योंकि जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो स्फिनाइड बोन के अंदर होता है। ये स्फिनाइड बोन का ये पार्ट है, इसको कहते हैं सीला ट्रैशिका। इसके अंदर हमारे पास पड़ा है, समझे क्या, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर ट्यूमर होगा तो वो इन्फीरियरली किसको डैमेज करेगा, स्फिनाइड बोन को, ठीक है, इन्फीरियरली स्फिनाइड एयर साइनस को। लेटरली यहाँ पर होता है कैवर्नस साइनस, तो लेटरली अगर ग्रो करेगा ये ट्यूमर तो कैवर्नस साइनस को वो करेगा। और इसके ऊपर यहाँ पर होता है क्या, ऑप्टिक क्याज्मा, तो ऊपर की तरफ अगर बढ़ेगा तो ऑप्टिक क्याज्मा को डैमेज करेगा, बाय टेम्पोरल हेमिनोप्सिया हो जाएगा, ठीक है। सुपीरियरली क्या है, कंप्रेस करेगा ऑप्टिक क्याज्मा को, और एंटीरियरली अगर मूव करेगा वहाँ पर ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करेगा और ब्लाइंडनेस काज कर सकेगा। तो ये आपने याद रखने हैं। तो ये कंसेप्चुअल आते हैं एमसीक्यूज में ना, डायरेक्ट इस तरह से आपसे नहीं पूछेंगे। करेक्टरिस्टिक लीजन ऑफ हेरेडिटरी टेलेंजेक्टेसिया। अच्छा, हेरेडिटरी टेलेंजेक्टेसिया क्या होते हैं, डायलेटेड हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं एबनॉर्मल, ठीक है, तो ये फाउंड होते हैं, ठीक है, लिप्स के ऊपर। अब लो ऑन राइट आई नियर टू मीडियल नेजल ब्रिज, राइट आई के ऊपर ब्लो हुआ है, ठीक है, मीडियल नेजल ब्रिज फ्रैक्चर हुआ है, तो ऑर्बिटल ये फ्रैक्चर किस चीज़ का हुआ है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन का। फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू डीप एंड सुपरफिशियल पार्ट बाय माइलोहायोइड मसल। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक डीपर पार्ट है, एक सुपरफिशियल पार्ट है, उनके दरमियान से क्या पास हो रहा है, माइलोहायोइड, तो माइलोहायोइड इनको सब मैंडिबुलर ग्लैंड को डीपर सुपरफिशियल और डीपर पार्ट में डिवाइड करता है। आर्टरी पाल्पेटेड बिटवीन ट्रेकिया एंड स्टर्नोहायोइड, ट्रेकिया और स्टर्नोहायोइड के दरमियान जो आर्टरी पास हो रहा है वो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इन पैरोटिड इज, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है मोस्ट वो फेशियल नर्व है। चाइन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग इज कॉमनली सीन आफ्टर स्ट्रोक एंड हेड ट्रामा, ये एबनॉर्मल हैवी ब्रीथिंग्स होते हैं चाइन स्ट्रोक्स, ठीक है, और शैलो ब्रीथिंग, डीप और शैलो, ठीक है, अल्टरनेटिव। कुसुमाल ब्रीथिंग पैटर्न वो होता है डीकेए में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड यूरीमिया में। और पैरासिम्पथेटिक सप्लाई टू सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड इज फ्रॉम सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवरी या सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है, वहाँ से पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स आ रहे होते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। फिर है मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इस प्लियोमार्फिक एडिनोमा ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर, अब ये था सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, इसमें बिनाइन या मैलिग्नेंट का जिक्र नहीं है, तो बिनाइन भी, वैसे भी प्लियोमार्फिक एडिनोमा ज़्यादातर बिनाइन होता है, तो इसमें बिनाइन ट्यूमर अगर लिखा होता या फिर कुछ नहीं लिखा हो तो प्लियोमार्फिक एडिनोमा आपने लगाना है। लेकिन अगर वो कहें मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड तो वो है म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा। स्ट्रक्चर प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द हेड है, वो है फॉक्स सेरेब्री, ठीक है, वो प्रिवेंट कर रहा है रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द हेड की वजह से जो डैमेज होता है उसको प्रिवेंट कर रहा है, फॉक्स सेरेब्री ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी विच अराइजेज फ्रॉम मीडियल साइड, कैरोटिड आर्टरी की वो ब्रांच जो मीडियल साइड से अराइज होता है बिहाइंड द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, डायगैस्ट्रिक मसल के पोस्टीरियर बेली के पीछे से, और इन सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, तो ये हमारे पास है पोस्टीरियर आरिकुलर है, इस ब्रांच का नाम है, ठीक है, और मोर देन असेंडिंग फेरेंजिया। आर्टरी अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, अब देखें पहले उन्होंने पूछा जो कैरोटिड आर्टरी से ब्रांच मीडियल साइड से अराइज हो रहा है और बिहाइंड द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मूव कर रहा है, और तो वो है पोस्टीरियर आरिकुलर। लेकिन आर्टरी अब फिर पूछ रहे हैं आर्टरी अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी असेंड कर रहा है फॉरवर्ड इन द नेक एंड डीप टू द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल एंड स्टाइलोहायोइड मसल एंड देन पासिस डीप टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, वो पैरोटिड ग्लैंड में जा रहा था, ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड में, तो ये है फेशियल आर्टरी, ये आपने याद रखना इस तरह से। डीप टू पोस्टीरियर डायगैस्ट्रिक एंड नियर प्लाटोग्लाइसिस स्ट्रक्चर रन्स ओब्लिकली अपवर्ड्स, वो कौन सा है, वो फिर है लिंगुअल आर्टरी। विजरल आर्टरी रन्स ओब्लिकली अपवर्ड्स अंडर सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज फेशियल आर्टरी, ये भी यही है। इन आर्च ऑफ एरोटा एनोरिज्म, ठीक है, आर्च ऑफ एरोटा की जो एनोरिज्म होती है, नर्व कौन सा डैमेज होगा, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकता है, क्योंकि आर्च ऑफ एरोटा में अगर एनोरिज्म होगा तो वो ऊपर हमारे पास लैरिंक्स का वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पास हो रहा है, उसको कंप्रेस करेगा तो वो डैमेज हो सकता है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, कल इंशाल्लाह हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे हेड एंड नेक की, फिर इंशाल्लाह हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।